नमस्कार। आज हम कक्षा 12 के प्रथम अध्याय मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताओं से संबंधित दूसरे भाग पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि केंद्रित होगा बुद्धि में व्यक्तिक भिन्नताएं एवं बुद्धि परीक्षण। पिछले भाग में हमने बुद्धि के सिद्धांतों को समझने का प्रयास किया था। तो शुरुआत करते हैं बुद्धि में व्यक्तिक भिन्नताएं और बुद्धि परीक्षण। हम अपने चारों तरफ नजर डालें तो पाएंगे कि हमारे मित्रों, सहकर्मियों, परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों आदि का बौद्धिक स्तर अलग अलग है। यहां तक कि एक परिवार में पले बढ़े दो बच्चों के बौद्धिक स्तर में विभिन्नताएं देखने मिलती हैं। ऐसे में प्रश्न आते हैं कि इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण क्या है, व्यक्तिक विभिन्नताओं का स्वरूप क्या है और विचलन का स्तर कितना है। बुद्धिमापन या बुद्धि परीक्षण के कौन से साधन हमारे पास उपलब्ध हैं जिनकी मदद से हम इन विभिन्नताओं का अध्ययन कर सकते हैं। यदि हम बुद्धि में व्यक्तिगत भिन्नताओं की चर्चा करें और उनके कारणों को जानने का प्रयास करें तो दो तरह के कारण सामने आते हैं, आनुवांशिक कारण और पर्यावरण संबंधी कारण। आनुवांशिक और पर्यावरण संबंधी कारणों में से क्या अधिक महत्वपूर्ण है, यह विवाद लंबे समय से चलता रहा है। आनुवांशिक विचारधारा वाले लोग मानते हैं कि आनुवांशिक कारण बुद्धि निर्धारित करते हैं, जबकि पर्यावरणविद ये मानते हैं, पर्यावरण पर विचार करने वाले व्यक्ति यह मानते हैं कि पर्यावरण संबंधी जो कारण होते हैं वह आपकी बुद्धि को निर्धारित करते हैं। यह विवाद लंबे समय से चलता रहा है और यह आगे भी चलता रहेगा। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं आनुवांशिक संबंधी कारणों की। आनुवांशिक संबंधी निर्धारकों की चर्चा करने के लिए या उनको समझने के लिए जुड़वा बच्चों तथा गोद लिए गए दत्तक बच्चों के अध्ययन को आधार बनाया गया है। इनकी हम आगे बात करते हैं। साथ में पाले गए समरूप जुड़वा, जिनको हम आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं, समरूप जुड़वा बच्चों की बुद्धि 0.90 तक सहसंबंधित पाई गई है। यदि हम बात करें कि अलग अलग पर्यावरण में पाले गए समरूप जुड़वा आइडेंटिकल ट्विंस बच्चों की बात करें तो उनकी बुद्धि में 0.72 सहसंबंध पाया गया है। साथ में पाले गए सहोदर जुड़वा फ्रेटर्नल ट्विंस जो हैं उनकी बुद्धि में 0.60 सहसंबंधन पाया गया है। साथ में पाले गए भाई बहनों की बुद्धि 0.50 तक सहसंबंधित पाई गई है। अलग अलग पर्यावरण में पाले गए भाई बहनों की बुद्धि में सहसंबंधन 0.25 तक पाया गया है। तो इन आंकड़ों में हमने देखा कि जहां पर आइडेंटिकल ट्विंस में जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक सामग्री लगभग एक जैसी है, वहां पर उनकी बुद्धि में सहसंबंधन 0.90 है। उनकी बुद्धि लगभग एक जैसी है। और जैसे जैसे जेनेटिक मटेरियल की समानता घटती गई, आइडेंटिकल ट्विंस से हम फ्रेटर्नल ट्विंस पे आए, फिर उसके बाद भाई बहन के स्तर पर आए और भाई बहन साथ में पाले गए या अलग अलग ढंग से पाले गए भाई बहनों के बुद्धि को जब हमने गणना किया तो यह 0.25 है। तो अधिक से कम की ओर यह संबंध हमें प्राप्त हुआ। तो यहां से हमें पर्यावरण संबंधी कारकों का इशारा मिलता है। इस पर्यावरण संबंधी कारकों को आगे अध्ययन किया गया गोद लिए गए बच्चों पर। हमने यह देखा कि सुविधा वंचित घरों के बच्चों को जब संपन्न परिवारों के व्यक्तियों ने गोद लिया तो इन बच्चों की बुद्धि लब्धि के प्राप्तांकों में प्रगति हुई, जो इस तरफ इशारा करता है कि यदि बच्चे को पर्यावरण के स्तर पर वंचन का सामना करना पड़े, वह डिप्राइव रहता है सुविधाओं से, वह डिप्राइव रहता है उद्दीपन से, वह डिप्राइव रहता है सीखने के माहौल से, तो बुद्धि का विकास कम होता है, बुद्धि का विकास घट जाता है। बुद्धि, आनुवांशिकता तथा पर्यावरण, नेचर और नर्चर,
की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम होती है। बुद्धि के इस विभिन्नताओं को मापन करने के लिए अलग अलग तरह से प्रयास किए गए हैं। 1905 में पहली बार अल्फ्रेड बिने और साइमन ने मिलकर एक पहला मानकीकृत बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। इस परीक्षण में उन्होंने मानसिक आयु की संकल्पना दी। मानसिक आयु के माप का अर्थ है कि किसी व्यक्ति का बौद्धिक विकास अपनी आयु वर्ग के अन्य व्यक्तियों की तुलना में कितना हुआ है। यदि मैं 5 साल का हूं और मैं 5 साल के अपने बाकी के साथियों के जैसा व्यवहार करता हूं तो मेरी मानसिक आयु 5 साल के बराबर है। यदि मैं 15 साल का हूं और 15 साल के किशोरों की भांति मैं व्यवहार कर रहा हूं, मेरी क्षमताएं 15 साल के अन्य बच्चों के समान हैं, तो मेरी मानसिक आयु 15 साल हुई। एक दूसरा संदर्भ कालानुक्रमिक आयु का है, जिसको क्रोनोलॉजिकल एज कहा जाता है। यह जन्म लेने के बाद से बीत चुकी अवधि के बराबर होती है। यानी मैं यदि 1990 में मेरा जन्म हुआ था तो सन 2000 में मैं 10 साल का हुआ, तो यह सीधा सीधा हमारे जन्म से लेकर आज तक के समय है। इसको हम संक्षेप रूप में सीए बोलते हैं और मानसिक आयु को एमए बोलते हैं। बिने तथा साइमन द्वारा यह माना गया कि यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु कालानुक्रमिक आयु से 2 वर्ष कम है तो उसको बौद्धिक रूप से मंद कहा जा सकता है, या इस संप्रत्यय को बौद्धिक मंदता कहा जाता है। बुद्धि को माप करने के लिए एक और संप्रत्यय सामने आया जिसको विलियम स्टर्न ने 1912 में प्रतिपादित किया। यह संप्रत्यय है बुद्धि लब्धि का। बुद्धि लब्धि के लिए विलियम स्टर्न कहते हैं कि बुद्धि लब्धि हमारे मानसिक आयु, उसको हम विभाजित कर दें कालानुक्रमिक आयु से और उसमें 100 का हम गुणा कर दें। यह एक तरह से बुद्धि लब्धि का उन्होंने सूत्र दिया है। तो इस तरह से बुद्धि लब्धि के सूत्र के द्वारा हम अलग अलग व्यक्तियों का बुद्धिमापन कर सकते हैं और उनकी बुद्धि लब्धि ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम देखें कि यह बुद्धि लब्धि समाज में किस तरह से वितरित है, तो सांख्यिकी का एक मॉडल है जिसमें हम ये कहते हैं कि बुद्धि सामान्य रूप से वितरित होती है। यदि आप अपने स्क्रीन पर देखें तो सामान्य संभाव्यता वक्र को यहां पर प्रदर्शित किया गया है। आप देखें तो एक्स अक्ष पर नीचे की तरफ बुद्धि बढ़ते क्रम में दिखाई गई है। 0 से लेकर आगे 120, 140, 150 तक बुद्धि आगे बढ़ रही है। यदि हम वाई अक्ष पर देखें तो यह समाज में व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। हम देखेंगे कि औसत बुद्धि, जो कि हम इस चित्र में 100 मान के चल रहे हैं, 100 बुद्धि वाले व्यक्ति समाज में सबसे ज्यादा हैं। 100 से थोड़ा सा कम, 10 अंक कम कर लीजिए, या फिर 100 से 10 अंक ऊपर इनकी संख्या थोड़ी सी समाज में घट जाती है। 10 अंक और नीचे चले जाते हैं या 15 अंक और नीचे चले जाते हैं, तो समाज में जिस तरह से यह बुद्धि की संख्या को हम कम करते जाएंगे तो उन व्यक्तियों का प्रतिशत समाज में कम होता जाएगा। और यदि इसी तरह से बुद्धि का संख्या हम आगे बढ़ाते जाएं, आईक्यू आगे बढ़ाते जाएं, बुद्धि लब्धि आगे बढ़ाते जाएं, तो ऐसे व्यक्ति भी समाज में कम हैं। सबसे ज्यादा प्रतिभाशील, बहुत अच्छे बुद्धि वाले व्यक्ति समाज में कम हैं, लगभग 2% के लगभग हैं। और ऐसे जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम है, ऐसे व्यक्ति भी समाज में 2% से कम हैं। तो इस चित्र के माध्यम से आपने इस चीज को, इस संप्रत्यय को समझने का प्रयास किया। इस चित्र में हमने देखा है कि हमने मध्यमान 100 से लेकर 10 कम या 10 ज्यादा करते हुए इस वक्र को हमने बनाया है। यह चित्र जो है यह एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक से लिया गया है। कुछ अन्य पुस्तकों में यदि आप देखेंगे तो 100 से 15 के विचलन पर हमने आगे बढ़ाया है, या 15 घटा घटा कर हमने
इस वक्र को तैयार किया है। तो इस वक्र के दोनों ही छोरों पर हमने यह देखा है कि कुछ इस तरह की स्थितियां हैं जिनको हम विचलन स्थिति बोल सकते हैं। ये डेविएंट हैं, ये अलग हैं, ये कुछ खास हैं। यदि हम कम बुद्धि लब्धि की तरफ बात करें तो इस तरह के विचलन को हम लोग बौद्धिक अक्षमता के रूप में जानते हैं, या इस टर्म को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या बौद्धिक अक्षमता कहा गया है। जबकि मध्यमान से अधिक की ओर 130 से ऊपर आईक्यू या बुद्धि लब्धि वाले व्यक्तियों को हम लोग इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड, बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति कहते हैं। बौद्धिक अशक्तता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के स्वरूप को हम समझते हैं। सबसे पहले इसके अंतर्गत एक पहली शर्त है कि किसी भी व्यक्ति को जब तक हम बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्ति नहीं कह सकते हैं जब तक कि उसका IQ 70 से कम ना हो, उसकी बुद्धि लब्धि 70 से कम ना हो। साथ ही उसके अनुकूलन व्यवहार में न्यूनता या सीमितता देखने में मिलती है। अनुकूलन व्यवहार से तात्पर्य है ऐसे व्यवहार जो हमारे दैनिक क्रियाकलापों में हमें सहयोगी होते हैं, जैसे कि हमारा सुबह के नित्य क्रियाकर्म, हमारे कपड़े पहनने के कौशल, हमें अपने आप को तैयार करने के कौशल, ग्रूमिंग स्किल जिनको कहा जाता है, या फिर समुदाय में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना। इस तरह की कुशलताएं हमारे अनुकूलन व्यवहार का हिस्सा कहलाती हैं। तो पहली शर्त है बुद्धि लब्धि 70 से कम होनी चाहिए, दूसरी शर्त है अनुकूलन व्यवहार सीमित होना चाहिए, और तीसरी शर्त है कि ये दोनों लक्षण विकासात्मक अवधि में परिलक्षित हो जाने चाहिए। विकासात्मक अवधि से तात्पर्य है जन्म से लेकर 18 साल की उम्र तक यदि ये दो लक्षण सामने आ जाते हैं तब हम किसी व्यक्ति को बौद्धिक अशक्तता या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला व्यक्ति बोल सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बौद्धिक अशक्तता के विभिन्न वर्गों की। बुद्धि लब्धि के आधार पर हम 4 मुख्य रूप से इनको विभाजित कर सकते हैं। बौद्धिक अक्षमता का पहला प्रकार है अति अल्प बौद्धिक अक्षमता, माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इस तरह की बौद्धिक अक्षमता में व्यक्ति या बच्चे का IQ या बुद्धि लब्धि 55 से लेके 69 के बीच में होती है, 55 to 69। अगले तरह का प्रकार है अल्प बौद्धिक अशक्तता, मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में IQ 35 से 40 से शुरुआत होकर 50 से 55 तक संभव हो सकता है। तीसरे तरह की बौद्धिक अक्षमता है सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, गंभीर बौद्धिक अक्षमता। इसमें IQ 20 से 25 से शुरुआत होकर 35 से 40 तक संभव है। चौथे तरह की बौद्धिक अशक्तता है प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, अति गंभीर बौद्धिक अशक्तता। इस स्थिति में बच्चे की बुद्धि लब्धि 20-25 से भी कम होती है। यदि हम देखें तो अति अल्प से लेकर अति गंभीर तक बुद्धि लब्धि क्रमशः कम हो रही है। 70 से लेकर हम 20 तक पहुंच गए हैं 4 अलग अलग वर्गों में। अब हम लोग बात करते हैं बौद्धिक प्रतिभाशीलता की। एक तरफ बौद्धिक अक्षमता जहां पर बुद्धि लब्धि 70 से कम है, दूसरी तरफ बौद्धिक प्रतिभाशालिता जहां पर बुद्धि लब्धि 130 से अधिक है। टर्मन ने 1925 में अधिक बुद्धि लब्धि वाले 1500 बच्चे, ध्यान रखिएगा उन्होंने 130 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले 1500 बच्चों का अध्ययन प्रारंभ किया था, और इसके बाद कई तरह के अध्ययन हुए और मनोवैज्ञानिकों ने यह माना कि प्रतिभाशालिता बच्चे की उच्च योग्यता, हाई एबिलिटी, उच्च सृजनशीलता, हाई क्रिएटिविटी, उच्च प्रतिबद्धता, हाई कमिटमेंट जैसे गुणों के संयोजन पर निर्भर करती है। प्रतिभाशाली व्यक्ति जो होता है
उसके बचपन से ही कुछ लक्षण परिलक्षित होने लगते हैं। शैशवकालीन कुछ लक्षणों को हम चर्चा करते हैं। पहला लक्षण है अवधान विस्तृति। इन बच्चों को आप देखेंगे तो उनके अवधान में विस्तृति का गुण आप पाएंगे। इनका अटेंशन स्पान अधिक होता है। अटेंशन स्पान अधिक होने का मतलब है कि व्यक्ति एक समय में ज्यादा सूचनाओं पर ध्यान दे सकता है। यदि हम स्क्रीन पर एक बार में 15 अंक प्रस्तुत करते हैं तो आप कितने अंकों को एक सेकंड देखकर याद रख पाएंगे? 3 अंक, 4 अंक या 5 अंक? जो व्यक्ति जितने ज्यादा अंकों को याद रख पाएगा, हम ये बोलेंगे कि उसका अवधान की विस्तृति ज्यादा है, उसका अटेंशन स्पान ज्यादा है। तो इन बच्चों का अटेंशन स्पान बचपन से ही ज्यादा दिखता है। दूसरे तरह की विशेषता इन बच्चों में दिखाई देती है कि इनकी प्रतिविज्ञान स्मृति अधिक होती है, अच्छी होती है। रिकॉग्निशन मेमोरी अच्छी होती है। एक किसी वस्तु को देखकर वह दोबारा बड़ी आसानी से पहचान पाते हैं। ऐसे बच्चे पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति उच्च संवेदनशील होते हैं। वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को वो भांप लेते हैं। कमरे के अंदर जो तापमान है उसके स्तर में परिवर्तन होना, या कमरे के अंदर प्रकाश के स्तर में परिवर्तन होना, या शोर के स्तर में जो परिवर्तन होना, उस तरह के परिवर्तनों के प्रति ये संवेदनशील होते हैं। अगले तरह का लक्षण होता है भाषा कौशल इनका शीघ्र प्रकट होता है। आम बच्चों की तुलना में यह जल्दी पहला शब्द बोलना, या जल्दी से शब्दों को जोड़ना, या जल्दी से वाक्य बनाना सीख लेते हैं, वाक्यों को बोलना सीख लेते हैं। अगला लक्षण होता है इनका कक्षा में इनका अकादमिक निष्पादन उच्च स्तर का होता है। प्रतिभाशाली व्यक्ति को हम पहचाने कैसे? क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं तो वो यह कह सकता है कि मैं भी प्रतिभाशाली हूं, या हम किसी अभिभावक से बात करें तो अभिभावक बोल सकता है कि मेरा बच्चा तो प्रतिभाशाली है, मेरा बच्चा तो गिफ्टेड है, बहुत इंटेलेक्चुअली हाई है। सही मायनों में हम किसे कहेंगे? क्या हम बुद्धि परीक्षण के द्वारा कह सकते हैं? तो वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि सिर्फ बुद्धि परीक्षण के आधार पर नहीं बोलना चाहिए। बुद्धि परीक्षण एक स्रोत हो सकता है सूचना का। हमें अन्य स्रोतों की ओर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अध्यापक द्वारा दिए गए निर्णय, अध्यापक द्वारा किया गया प्रेक्षण। अब अध्यापक से भी हमें मत लेना चाहिए। विद्यालय के उपलब्धि अभिलेख जो हैं उनका भी हमें जांच करके उनकी तुलना करनी चाहिए। बच्चों के माता पिता से लिया गया साक्षात्कार, कक्षा के अन्य बच्चों या फिर समकक्षियों के द्वारा उस व्यक्ति के बारे में जो निर्णय है उसके आधार पर, इस तरह से बहुआयामी सूचना संग्रह करके हम यह निर्णय लेते हैं कि व्यक्ति प्रतिभाशाली है या नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इन बुद्धि परीक्षणों को हम कैसे करेंगे और बुद्धि परीक्षण किस तरह के हैं, कितने तरह के हैं। मुख्य रूप से बुद्धि परीक्षणों को कुछ भागों में कुछ आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जैसे वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण या फिर समूह बुद्धि परीक्षण। तो जब हम वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं तो वो ऐसे परीक्षण होते हैं जिसमें एक बार में एक ही बच्चे या व्यक्ति का हम बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं, जबकि समूह बुद्धि परीक्षण में एक बार में हम बहुत बड़े या छोटे समूह पर एक साथ परीक्षण कर सकते हैं। तो पहला आधार है वर्गीकरण का कि व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण हो सकते हैं या फिर समूह बुद्धि परीक्षण हो सकते हैं। बुद्धि परीक्षणों का अगला प्रकार है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में इस तरह की सामग्री होती है जिसको हम मौखिक रूप से बोल भी सकते हैं या फिर हम पढ़ सकते हैं। लिखित सामग्री होती है, उसको हम पढ़कर प्रश्न को हल कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्नावलियों में, इस तरह के परीक्षणों में अक्सर
भाषा संबंधी और गणित संबंधी या फिर तर्क संबंधी पद सम्मिलित किए जाते हैं। अगला प्रकार है अशाब्दिक परीक्षण। अशाब्दिक परीक्षणों में हम रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस को ले सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जैसे एक चित्र बना हुआ है, इस तरह के परीक्षण में कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बच्चे को बस यह बताना होता है कि इस बड़े भाग में एक मिसिंग पार्ट है, वो मिसिंग पार्ट नीचे दिए गए 6 विकल्पों में से किस विकल्प के माध्यम से भरा जा सकता है। तो इस तरह के परीक्षणों में मौखिक या लिखित शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है। अगला प्रकार है निष्पादन परीक्षण। निष्पादन परीक्षण को उदाहरण के रूप में कोह-ब्लॉक परीक्षण के द्वारा समझा जा सकता है। कोह-ब्लॉक परीक्षण में कुछ गुटके, कुछ लकड़ी के गुटके होते हैं। उन गुटकों को दिए गए डिजाइन या दिए गए इमेज के अनुसार जमाना होता है, तो यह निष्पादन करना होता है। कुछ परीक्षण मिश्रित परीक्षण होते हैं, जैसे वैशलर वयस्क बुद्धि मापनी। यह परीक्षण सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाले परीक्षणों में से एक है और इस परीक्षण में शाब्दिक, अशाब्दिक और निष्पादन उपभाग सम्मिलित किए गए हैं। परीक्षणों को हम जब किसी बच्चे के साथ करते हैं तो हमें सावधान रहना होता है कुछ ऐसी बातों के प्रति कि कहीं जाने या अनजाने में हम परीक्षण का कोई दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। बात करते हैं कुछ उन मुद्दों की जिनमें संभावना होती है कि हमसे परीक्षण का दुरुपयोग हो सकता है। पहला मुद्दा है कलंक संबंधी या लेबल करना। आप देखेंगे मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया और किसी बच्चे का IQ 70 से कम आया या फिर 75 आया, तो हम बोलते हैं कि ये तो बॉर्डर लाइन पे है, ये बच्चा बस कभी भी मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। हम लेबल करना चालू कर देते हैं, एक कलंक जोड़ देते हैं उस बच्चे के साथ। और इसी से जुड़ा हुआ है अगला मुद्दा। जैसे ही हम किसी बच्चे को लेबल करना चालू करते हैं, किसी बच्चे के ऊपर एक टैग लगा देते हैं, ब्रांड कर देते हैं उस बच्चे को, उसके साथ हमारा आचरण भेदभावपूर्ण होने लगता है। हम ये मान लेते हैं कि ये तो कमजोर बच्चा है, यदि इसका निष्पादन कम है तो इस पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो संभावना है कि हमारा आचरण भेदभावपूर्ण हो। अगली संभावना है, अगला मुद्दा है कि पक्ष में अभिनत परीक्षण। कुछ परीक्षण होते हैं जो बायस्ड होते हैं। परीक्षण इस तरह से बनाए गए हैं कि उनके मानक नगरीय मध्यम वर्गीय सांस्कृतिक व्यक्तियों पर आधारित हैं। तो यदि किसी ग्रामीण बच्चे का बुद्धि ऐसे परीक्षण पर मापा जाएगा तो निश्चित रूप से उस बच्चे की बुद्धि कम ही निकलेगी, जबकि यह परीक्षण का दोष है, उस बच्चे की बुद्धि तो ठीक है। अगला मुद्दा है कि बुद्धि परीक्षण सृजनात्मकता का या फिर व्यवहारिक पक्ष का मापन नहीं कर पाते हैं, जबकि सृजनात्मकता और व्यवहारिक पक्ष जीवन में अति महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम बात करते हैं भारत में बुद्धि परीक्षणों की। 1930 में श्री मोहसिन द्वारा हिंदी में पहला बुद्धि परीक्षण बनाया गया था। इसके बाद से कई बुद्धि परीक्षण भारत में बनाए गए और साथ ही साथ भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने भारत में तो बुद्धि परीक्षण बनाए ही और साथ ही पाश्चात्य लेवल पर जो वेस्टर्न वर्ल्ड में बुद्धि परीक्षण उपलब्ध थे उनके भारतीय मानक भी तैयार किए। तो इस तरह से हमारे देश भारत में दोनों तरह के परीक्षण उपलब्ध हैं। वे परीक्षण जो पूर्ण रूप से भारत में ही बनाए गए हैं और दूसरे वे परीक्षण जो विदेशों में तैयार किए गए लेकिन उनके मानक हमने यहां पर तैयार किए। तो छात्रों, आज हमने बुद्धि की व्यक्तिक भिन्नताओं के बारे में समझना और साथ ही साथ हमने बुद्धि का मापन कैसे किया जा सकता है, उनके लिए क्या क्या परीक्षण उपलब्ध हैं, उनके बारे में जाना है। अगले भाग में हम लोग सांस्कृतिक बुद्धि और
विशेष क्षमताओं के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।